ये कहानी है शीतल की, जो शहर में रहा करती थी। उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही था। शीतल की शादी एक गांव में हो जाती है। अब ना वहाँ तो शहर जैसी सुविधा थी और ना ही वो शहर की तरह होता है। शीतल जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो अपना छोटा सा घर देखती है। बड़ी हैरानी होती है उसे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। तब से उसके मामा मामी ने ही उसका पालन पोषण किया था, इसलिए वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती और गरीब घर को अपनी किस्मत समझकर उसे अपना लेती है। शीतल का पति मेहनत मजदूरी करके अपने घर में गुजर बसर कर रहा था और ऐसे ही एक दिन। अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो खाना लाजवाब बना है। अरे वाह बहू, क्या बात है, आज तो खाना लाजवाब बना है। शांति और राजू शीतल की तारीफ कर रहे थे, पर तभी शीतल को चक्कर आ जाते हैं। वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। शीतल को बेहोश देखकर राजू अपना खाना छोड़कर उसको अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अरे शीतल, तुम नहीं जानती, तुमने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी आज। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आज मैं बहुत खुश हूँ। राजू की बात सुनकर शीतल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ शीतल 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। शीतल, तुम्हें पता है, तुमने मुझे एक नहीं दुगनी खुशी दी है। अरे मेरे घर में 2 बेटियां आई है, दोनों लक्ष्मी माँ का रूप है। अरे अब तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी, हमारे घर में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ बहू, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। तूने इस घर में 2 लड़की को नहीं बल्कि लक्ष्मी को जन्मा है। शीतल अपनी सास और पति की बात सुनकर मुस्कुराती है। खुशी मैंने नहीं बल्कि आप लोगों ने मुझे दी है। अरे मैं शहर की रहने वाली लड़की थी, मुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखाए, मुझे समझा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। शीतल की बात सुनकर शांति अपनी बहू को गले लगा लेती है। वहीं राजू भी अपनी दोनों बच्चियों को अपनी गोद में उठाकर खेलने लगता है। समय का पहिया यूं ही चलता है। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं और इन 8 साल में राजू ने अभी तक कोई तरक्की नहीं की थी। सीधे शब्दों में कहूँ तो राजू अभी भी मेहनत मजदूरी ही कर रहा था और घर को संभाल रहा था। ऐसे एक दिन राजू देर शाम अपने घर आता है। अपने बेटे को यूं इस तरह से थका हारा देख शांति उदास हो जाती है और अपने बेटे राजू से कहती है, अरे बेटा, तू रोज रोज मेहनत मजदूरी ढूंढने के लिए चला जाता है। कई बार तो मालिक हम गरीब का पैसा भी खा जाते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ तू बहू के साथ मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोल ले। बहू को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और उसने अब तक 2 बेटियों को खाना बनाना भी सिखा दिया है। हाँ हाँ पापा जी, दादी जी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तो हम माँ से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बना लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों घर का सारा काम करना सीख गई। लेकिन बेटा, तुम्हारा बाप मजदूरी इसलिए नहीं कर रहा है कि तुम लोग जाकर कहीं पे ढाबा खोल के बैठ जाओ। तुम्हारा बाप मजदूरी इसलिए कर रहा है कि तुम लोग कल को अमीर इंसान बनो और अपना जीवन अच्छे से बिताओ। पूरी जिंदगी तुम्हारे बाप ने दुख दर्द तकलीफ झेली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को गरीबी का मुंह देखना पड़े कभी। पापा आप देखना, एक दिन हम लोग ऐसा कोई काम करेंगे जिससे आपको गर्व महसूस होगा हम पर। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरा नाम रोशन करोगी, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहता हूँ। अरे बेटा, क्या करेगा बेटियों को पढ़ाकर? बेटियों को एक दिन अपने ससुराल को ही संभालना होता है। नहीं माँ जी, अब देश बदल रहा है और मैं राजू जी की बात से सहमत हूँ। जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने और आपने अपना ससुराल संभाला है, ठीक उसी तरह मेरी बच्ची भी अपने ससुराल को संभाले। हाँ दादी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब जब पापा का इतना बड़ा सपना है तो हमारा भी एक बनता है ना कि हम लिखकर पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें और बहुत सारे पैसे कमाकर अमीर इंसान बन सके। भगवान करे मेरे बच्चों का सपना जल्द ही पूरा हो। इतना बोलकर शांति वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन राजू खाना खा रहा होता है और मजदूरी के लिए चला जाता है, पर उस वक्त उसे पता नहीं कैसे राजू जब छत पर चुनाई का काम कर रहा था कि अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो छत से नीचे गिर जाता है और इस मौके पर ही राजू की मौत हो जाती है। ये खबर जब शांति को मिलती है तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस दिन उसका भी देहांत हो जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ शीतल के घर पर अब जमींदार का कब्जा भी हो चुका था और वो उन्हें घर से निकाल देता है। देखिए बहन जी, आपके पति की मृत्यु हो गई, ये जानकर हमको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करे, अब धंधे से बेईमानी तो कर नहीं सकते ना, इसलिए हम आपके पास आए हैं।
देखिए, जब आप माँ बनने वाली थी तो आपके पति देव हमारे पास आए थे और पैसा उधार में ले गए। और अब देखिए, अरे सालों बीत चुके हैं, एक चवन्नी तक नहीं दी उन्होंने। हम सोचे थे आज नहीं तो कल दे ही देंगे, अच्छे आदमी हैं, लेकिन देखिए ना, पैसा दिए बिना स्वर्ग पहुंच गए। अब भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? अब भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, अब धंधे से बेईमानी करेंगे तो धंधा चलेगा का? नहीं चलेगा ना। तो हम अपने पैसा कैसे छोड़ दे आपके ऊपर? और वैसे आपके पति तो दे नहीं पाए सालों में, तो आप क्या ही दे पाओगी? इसलिए हमने सोचा कि आपका एक घर है ना, ऐसा ही हमार हुआ, तो आप अपनी बिटिया को उठाइए, सामान उठाइए और निकलिए बाहर। लेकिन जमींदार जी, अगर हम लोग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ? अरे भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, ये आपकी दिक्कत है, आपकी समस्या है, आप जानिए, हमसे उम्मीद मत रखिए। अरे हम आपके लिए करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा जी? शांति से कह रहे हैं। अरे चलिए चलिए, रोइए मत, हम आपको रात तक का समय देते हैं, सुबह तक घर खाली कर देना, ठीक है? कल सुबह आएंगे हम, हमें घर खाली मिलना चाहिए, वरना हमको मजबूरन सामान उठा उठा के बाहर फेंकना होगा, और फिर कुछ टूट फूट गया तो हमको मत बोलिएगा, समझे ना? चलिए हम चलते हैं, जय राम जी की। माँ, अब हम क्या करेंगे माँ? पापा और दादी तो दोनों ही हमें छोड़ के चले गए। अब हमारे सपने पूरे कैसे होंगे माँ? और तो अब हमारे सर के ऊपर से छत भी चली गई। माँ, पापा ही काम करते थे, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? बेटा तुम दोनों चिंता मत करो, किसी के जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। मैं जानती हूँ अब माँ जी और तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, पर अब मैं तो जिंदा हूँ ना, अपनी बेटियों का ख्याल रखूंगी मैं। शीतल के ऊपर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी थी, ऊपर से जमींदार ने उनसे घर खाली करने को कह दिया था। इस कारण शीतल अपने घर को खाली करके अपनी दोनों बेटियों के साथ गांव के एक छोर पर एक झोपड़ी में रहने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख से शीतल की दोनों बेटियां तड़प रही थी। अपनी बेटियों की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बेटियों को देख खुद से कहती है, नहीं नहीं, मैं घर में नहीं रह सकती। अगर मैं घर बैठ गई तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? शीतल अब घर में नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वो निकल जाती है काम ढूंढने के लिए। भटकते भटकते आखिरकार उसे 2 घर मिलते हैं, जिस पर उसे खाना बनाने का काम मिल जाता है। पहले ही दिन उसके खाने से उसकी मालकिन बहुत खुश होती है। सच में शीतल, तुम खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। मुझे पहले पता होता ना तो तुम्हें ही अपने घर में रख लेती, पर कोई बात नहीं, अब तो तुम ही मेरे घर में खाना बनाया करना। अरे बहू, नौकरों की इतनी तारीफ करना भी सही नहीं है, वरना एक दिन ये नौकर हमारे ही सर पर बैठकर तांडव करेंगे, तांडव। आई तुझे समझ? शीतल, तुम मेरी सास की बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, वो थोड़ी नाराज रहती हैं, इसलिए उनकी जुबान भी थोड़ी सी कड़वी है। तुम वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती हो। जाओ, कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब शीतल की मालकिन जितनी अच्छी थी उतनी ही खराब थी उसकी सास। मालकिन की सास को शीतल जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे नौकरी से निकालने के लिए जानबूझकर अपने ही घर के खाने में जहर मिला देती है। और जब शीतल की मालकिन वो खाना खाने जा रही होती है तो उसकी सास वो खाना फेंक देती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो तू ये खाना खा रही है, मैंने तुझे पहले ही कहा था, नौकरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये देख, जहर की डिब्बी मुझे उस रसोई से मिली है। हो ना हो, इसने हमारे खाने में जहर मिला रखा है ताकि हम ये खाना खाएं और मर जाए, और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ले। बड़ी मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मालकिन, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप खुद सोचो ना, आपकी बदौलत तो मेरी रोजी रोटी चलती है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ले, तू ही इस खाने को खाकर दिखा। जहर की डिब्बी रसोई में थी और ये हमें मारकर ही हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। ये इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन बनना चाहती है। बड़ी मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे नहीं पता, पर मेरे खाने से आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया, तो मैं ये खाना जरूर खाऊंगी। अरे तू पागल हो गई क्या? अब तू हमें झूठा साबित करने के लिए ये जहरीला खाना खाएगी? अरे मर जाएगी ये।
अरे बहू रोक इसे, ये जहर वाला खाना खा रही है। ऐसा ना हो कि ये मर वर जाए और सारा इल्जाम हम पर ही आ जाए। सच को आज कैसी माता जी? इतना बोलकर शीतल अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वो सारा खाना खा लेती है। जहरीला खाना खाने की वजह से शीतल की भी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद मालकिन को बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसके सामने सच आ जाता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। शीतल की मेहनत के पैसे उसकी दोनों बेटियों को दे देती है। दीदी, अब तो हमारे सर से माँ का भी साया चला गया। हम तो अनाथ हो गए हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माता पिता का सपना पूरा कैसे करेंगे? अनीता, हमारे माता पिता हमें भले ही छोड़ के चले गए, पर हमारी माँ ने ना हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम अपनी बुद्धि से ना अमीर बन सकते हैं अगर हम चाहें तो। हमारे में बहुत गुण है। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अनीता, हमारे पास एक ही उपाय है। हम ना अपनी दादी का सपना पूरा करेंगे। दादी हमेशा माता पिता को बोलती थी ना कि अपना खुद का ढाबा खोलो, खुद की मेहनत करो, तो बस हम वही करेंगे। अब आज हमारे पास ना माँ की सैलरी के कुछ पैसे बचे हैं, तो हम उन्हीं पैसों से ना खुद का एक ढाबा खोल लेंगे। और वैसे भी खाना तो हम दोनों को ही बहुत अच्छे से आता है बनाने। पर दीदी, हम तो अपनी झोपड़ी से घर में रहते हैं। हम इतनी जमीन कहाँ से लाएंगे? कहाँ से सामान की व्यवस्था करेंगे? कैसे करेंगे ढाबा चालू? अनीता, हम अपनी झोपड़ी को ही ना एक झोपड़ी ढाबे में बदल देंगे और हमें इस काम में ना देरी नहीं करनी चाहिए। हमें ये आज से ही शुरू करना चाहिए। दोनों गरीब बहनें अपनी रोजी रोटी के लिए इस छोटी सी झोपड़ी में साफ सफाई रखती हैं और उसमें रहती हैं। अपने घर के अंदर वो घर के बाहर कुछ मांगे हुए कुर्सी टेबल को लगा देती हैं। उस बोर्ड पर गरीब बहनों की झोपड़ी का ढाबा लिख दिया जाता है और लोगों को वो अपनी झोपड़ी के ढाबे में खाना खाने के लिए बुलाती है। आओ भैया, आप हमारे गांव घूमने आए हो ना, एक बार हमारी झोपड़ी ढाबा में आकर देखो, आपको खाना कम पैसों में लाजवाब मिलेगा। क्यों भाई, क्या कहते हो? एक बार चलते हैं इन गरीब बहनों के झोपड़ी के ढाबे में। वैसे भी मैंने कभी झोपड़ी का ढाबा देखा नहीं और ना ही वहाँ खाना खाया है, तो एक बार चल के देखते हैं आखिर अंदर से ये कैसा है ढाबा। इतना बोलकर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ गरीब बहन की झोपड़ी में जाता है और देखता है कि दोनों बहनों ने अंदर से झोपड़ी को बहुत सुंदर सजा रखा है। नीचे कुछ रंगीन पत्थर लगे हैं, टेबल पर लालटेन है। झोपड़ियों के ढाबे की सुंदरता देखकर सभी लोग खुश होते हैं और खाना खाते हैं। इस तरह बिना हिम्मत हारे दोनों बहनें छोटी उम्र में खुद का ढाबा बनाना शुरू कर देती हैं। वाह, मजा आ गया। आपने जो खाना बनाया है उसे खाकर बहुत अच्छा लगा, और ये जो झोपड़ी आपने बनाई है ये बहुत ही सुंदर है और खाना भी लाजवाब है। इसकी प्लेटिंग तो पूछो ही मत। तुमने तो 5 स्टार होटल को भी फेल कर दिया। शुक्रिया भैया जी कि आप हमारे यहाँ पे इस झोपड़ी वाले ढाबे में आए और आपने हमारे इस झोपड़ी वाले ढाबे की इतनी तारीफ की, और जो हमने खाना बनाया उसकी भी आपने बहुत तारीफ की। हमें बहुत अच्छा लगा। आप ना यहाँ पे आते रहिएगा, और हाँ, अपने ना रिश्तेदार दोस्तों सबको लेके आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। उन 2 सालों में दोनों बहनों ने काफी तरक्की कर ली थी। अब उनके पास नौकर चाकर भी थे। दीदी, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और टेबल भी साफ कर दिया है, और आज सारे कस्टमर को खाना भी दे दिया है। दीदी, क्या मैं आज जल्दी चली जाऊं? वो क्या है ना, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। आज मैं पहली बार आपकी वजह से अपनी माँ का जन्मदिन मना पाऊंगी। हाँ शीला बहन, जाओ अच्छे से सेलिब्रेट करना अपनी माँ का जन्मदिन। और हाँ, वैसे भी अगर हमारी माँ भी आज जिंदा होती ना, तो शायद हम दोनों बहन भी ना अपने इस ढाबे के पैसे से ना अपनी माँ का जन्मदिन ना सेलिब्रेट करते। हमें बहुत अच्छा लगता। इसलिए तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ का जन्मदिन ना खराब हो। अभी काम करो, जल्दी जाओ, ये सारा काम छोड़ो, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। दीदी, आप दोनों ना बहुत अच्छी हो। शायद आप दोनों की सच्चाई के कारण ही ना ये आपका झोपड़ी ढाबा ना बहुत प्रसिद्ध हो गया है। इतना बोलकर शीला अपने घर चली जाती है, जिसके बाद दोनों बहनें नए ग्राहकों का स्वागत करती हैं और रात के 10 बजे तक सभी ग्राहक खाना खाकर चले जाते हैं और दोनों बहन अपना झोपड़ी का ढाबा बंद कर देती हैं और इस तरह घर में सो जाती हैं, जो रात में उनका घर और सुबह झोपड़ी वाला ढाबा होता।